कोमल, हम बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा नक्सली हमले की, जिसमें कई सारे हमारे जवान शहीद हो गए। इन शहीदों को आज अंतिम सलामी दी जाएगी। पुलिस लाइन में शहीद जवानों को ये सलामी दी जाएगी। सलामी के बाद जवानों के पार्थिव शरीर उनके गृह गांव के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल भी आज दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। शहीद जवानों को सीएम भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, कल नक्सलियों ने बम से जवानों की गाड़ी उड़ा दी थी। घटना में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए थे और ये काफ़ी बड़ी घटना थी क्योंकि 10 जवान शहीद हुए हैं और इनमें एक ड्राइवर भी, कुल मिलाकर 11 लोग शहीद हुए हैं। और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें, और जो हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें मुख्यमंत्री बघेल भी शामिल और तमाम अन्य पदाधिकारी, डीजीपी समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। शिवांगी, देखा जाए ये काफ़ी बड़ी घटना और ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या मंजर रहा होगा। आईईडी धमाका कितना खतरनाक रहा होगा, सड़क तक धंस गई है। देखिए, दंतेवाड़ा में इस नक्सली हमले के बारे में आपको बताएं तो ये कई समय से नक्सली हमले लगातार इस सड़क पर हो रहे थे। नक्सली हमले का पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। दंतेवाड़ा बेस कैंप से जवानों का दल निकला था। अरनपुर से आगे सर्चिंग के लिए ये जवान पहुंचे ही थे और सर्चिंग के बाद 4 गाड़ियों में लौट रहे थे। अरनपुर समेली के बीच में नक्सलियों ने इन्हें अपना निशाना बनाया। काफिले की दूसरी गाड़ी आईईडी ब्लास्ट का शिकार हो गई। गाड़ी में डीआरजी के 7 जवान, 3 गोपनीय सैनिक मौजूद थे। आईईडी ब्लास्ट से पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, वाहन में कुल मिला के 10 जवान शामिल थे। एक ड्राइवर भी शहीद हो गया। घटना के बाद बाकी जवानों ने मोर्चा संभाला। घटना के बाद आसपास के एरिया में सर्चिंग भी तेज कर दी गई। पुलिस लाइन में शहीद जवानों को आज अंतिम सलामी दी जाएगी। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके गृह गांव के लिए रवाना किए जाएंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी आज दंतेवाड़ा पहुंचने वाले हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम भूपेश बघेल। ग्राउंड जीरो से सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे ताज़ा जानकारी लेंगे क्योंकि इतना बड़ा हमला और 11 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में आज सीएम भूपेश बघेल भी श्रद्धांजलि के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सत्यप्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, सत्यप्रकाश से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर गृह गांव भेजे जाएंगे। शिवांगी, ये तस्वीरें बेहद मार्मिक हैं क्योंकि गश्त से लौट रहे थे ये जवान और ऐसे में बीच रास्ते में जब हमला हुआ है, इनको उम्मीद भी नहीं रही होगी क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डीआरजी के जवानों पर यह हमला किया गया। और दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ है, इसको लेकर काफ़ी सारी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी है। बीते कल हाई लेवल मीटिंग हुई थी और जिसमें कई सारी चर्चाएं भी हुई है, लेकिन अब आगे किस तरह से इन हमलों को नियंत्रित किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सत्यप्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, ताजा जानकारी आपसे लेंगे। आज सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम बघेल भी पहुंचे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 11 बजे का वक्त तय किया गया है जब अंतिम सलामी दी जाएगी शहीदों को। उनके पार्थिव शरीर को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में ही रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी करीब 10:50 पर पहुंचेंगे दंतेवाड़ा और 11 बजे अंतिम सलामी, आखिरी सलामी जो है वो दी जाएगी। उसके बाद पार्थिव शरीर को जवानों को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच हम मौके की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जी मीडिया मौजूद है और ये वो जगह है जहाँ पे आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया था। ये स्टेट हाईवे 5 है और यहाँ पे 7 से 8 फीट का गहरा ये गड्ढा मुझे लगता है कि होगा कम से कम। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब 8 से 10 फीट के बाद ही नीचे मतलब आईईडी प्लांट किया था नक्सलियों ने। और चूंकि ये सड़क बने हुए कई साल बीत गए हैं, मतलब कि कई सालों पहले ये आईईडी यहाँ पे नक्सलियों ने प्लांट किया होगा। यहीं पे आईईडी प्लांट है, इसके लिए चिन्हित की होगी कोई जगह। मसलन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आईईडी प्लांट था तो इसके बाईं तरफ ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, हो सकता है इस पेड़ पे कोई ऐसा निशान उन्होंने लगाया हो कि इस पेड़ के ठीक सामने ही आईईडी प्लांट किया गया है कि जब भी मौका मिले तो उसे ब्लास्ट किया जाए या जब भी किसी घटना को अंजाम देना हो तो उसे ब्लास्ट किया जा सके। ये देखिए, ये जो गाड़ी जिसके परखच्चे उड़ गए थे, जिस पे जवान
सवार थे जिनकी शहादत हुई है, उस गाड़ी का एक टुकड़ा यहाँ पे है मलबा, और इसका इंजन जो है यहाँ से करीब 80 मीटर दूर वो जो बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है उसके नीचे है, और उसके बीच में पूरे मलबे बिखरे हुए हैं। जवानों के जो शव थे वो भी दाहिने तरफ जो हैं इधर गिरे हुए थे, और ये भी कहा जा रहा है कि करीब करीब यहाँ से थोड़ी ही दूर पे, मुश्किल से बमुश्किल 50 से 60 कदम होगा, उतनी ही दूर पे बच्चे जो हैं वहाँ पे कुछ त्यौहार के लिए उन लोगों को रोके थे, गाड़ी को रोके थे, और वहाँ पे उन लोगों ने पैसे भी दिए थे, इस तरह की जानकारी आ रही है। और उसके बाद चूंकि गाड़ी स्पीड में नहीं थी, इसलिए यहाँ पे नक्सलियों को एक बड़ा मौका मिल गया आईईडी विस्फोट करने का। और ये जो इलाका माना जा रहा है, इधर ये माना जा रहा है कि इधर ही नक्सली छुप कर बैठे हुए थे, और नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए जो वायर को स्पार्क किया होगा, चूँकि नक्सलियों की ये तकनीक है कि जब आईईडी प्लांट करते हैं उस वक्त में ही वायर वो अंदर से ही बिछा दिए रहते हैं कुछ दूर तक, और उसके बाद उस वायर को कनेक्ट करके ही दूर ऐसी जगह पे बैठे रहते हैं जहाँ से उन्हें देखा ना जा सके, और उसके बाद वो आईईडी को ब्लास्ट करते हैं, छिपके स्पार्क करते हैं वायर में और फिर ब्लास्ट करते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी तरफ ये जो झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के पीछे ही नक्सली छिपके बैठे रहते हैं, और वो इतने तकनीकी तौर पे दक्ष रहते हैं कि उन्हें पता है कि किस मोमेंट में उन्हें स्पार्क करना है और आईईडी को ब्लास्ट करना है। अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा है और जो ये स्थिति देखने से पता चल पा रहा है कि कम से कम नहीं भी तो 50 किलो क्षमता की आईईडी जरूर ही यहाँ पे प्लांट की गई होगी, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये बहुत बहुत ज़्यादा क्षमता वाला ब्लास्ट हुआ है। और समझिए कि ये पूरी सड़क जो है वो एक बड़े हिस्से में उखड़ गई है, करीब 10 फीट से ज़्यादा की इसकी चौड़ाई होगी जब ये उखड़ गई होगी। एक तस्वीर हम ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बुलेट है देखिए, और ये मुझे लगता है कि जिंदा बुलेट्स है, और ऐसे कुछ अवशेष रह जाते हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद उन अवशेषों को नहीं देख पाती है। हो सकता है कि ऐसे में छूटा होगा। और अब तक ये जानकारी है कि फायरिंग नहीं हुई थी, सिर्फ ब्लास्ट हुआ था। तो उस वक्त में अगर ये जिंदा कारतूस है तो इसका मतलब स्पष्ट तौर पे है कि जवानों ने जो कारतूस अपने पास रखे थे, जो बुलेट्स अपने पास रखे थे, उन्हीं में से ये बुलेट्स गिरे हैं और ये छूट गए हैं यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जी मीडिया एक्सक्लूसिव ये दिखा रहा है, ये बता रहा है, इस बुलेट्स को भी दिखा रहा है कि कितनी भयानक परिस्थिति से जिन परिस्थिति में ये हादसा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये बुलेट्स मुझे लग रहा है जिंदा बुलेट्स ही हैं जो यहाँ पे है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बंदूक जो टांगने के लिए फीता होता है, ये भी हमको देखने को मिला कि यहाँ पे था, और उसे भी हमने देखा कि यहाँ पे था। ये देखिए, जैसे हमारे कैमरा पर्सन को कहेंगे अभिषेक दिखाइए, ये जो गन जवान टांगे रहते हैं उसके लिए ये जो है ये फीता रहता है, ये बेल्ट रहता है, और ये बेल्ट जो है ये उसी का है जो लग रहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, नक्सलियों ने सोची समझी रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया है। और हमारे स्थानीय सहयोगी जो हैं रिकेश्वर, वो भी हैं। रिकेश्वर, किस तरह से ये घटना प्लान हुआ होगा, नक्सलियों ने प्लान कैसे किया होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ बच्चों ने रोका था। जी, जो घटना है जो कल 1-1 बजे के लगभग हुई है, जो जवान जो परसों सर्चिंग पर निकले थे, तो इसकी भनक जो पहले माओवादियों की लग चुकी थी, जो जवान सर्चिंग पर गए तो दोबारा इसी रास्ते से आएंगे। ये लगभग 3-4 साल पहले इन लोग आईडी कमांड करके रख दिए होंगे, जिसे बम निरोधक दस्ता भी डिटेक्टिव नहीं कर पाया। तो इस वजह से ज़्यादा डीप रहा होगा, इसलिए जी ज़्यादा डीप रहा होगा। और जो उन लोगों का जो टेक्निक है ये भी उनको सब काम कारगर साबित हुआ होगा, इस कारण जवानों को इतना भारी नुकसान हुआ है। किस तरह का आईडी रहा होगा? ये कमांड आईडी रहा होगा। कमांड आईडी? जी जी। कमांड आईडी मतलब ऐसी आईडी जिसे कमांड देकर ब्लास्ट किया? जी जी। और हाँ, जो पुलिस जो बाकी प्रत्यक्षदर्शियों को जो बता रहे हैं कि जो यहाँ का जो त्यौहार होता है, आमा त्यौहार या बीजा पंडुम, उसके लिए जो बच्चे हैं जो आगे इधर नाका बना के रोके हुए थे, और जो उन्होंने पहले गाड़ी को रोका, और जैसे डीआरजी के जो जवान थे उन्होंने पैसे भी दिए उनको, और उसका जैसे गाड़ी जो स्लो हो गई, तो इस कारण क्या तूफान गाड़ी में सवार होकर आ रहे थे जवान, तो इस कारण क्या गाड़ी स्लो हो गई, तो उसका फायदा नक्सलियों ने उठाया है। अच्छा, वो गाड़ी स्लो हो गई तो उतनी जल्दी पिकअप नहीं ले पाई होगी, तो स्लो रही होगी, तो इसलिए नक्सली उसका फायदा उठा लिया। जी, उसका फायदा उठा लिया और इसी मौके को देखकर उन्होंने विस्फोट कर दिया।
देखिए, तो कुछ ऐसे ये बारीक पहलू हैं जो जी मीडिया ही दिखा रहा है अपने दर्शकों को। मतलब कि एक त्यौहार मना रहे थे बच्चे, वहाँ पे जिन वाहनों से आ रहे थे डीआरजी के जवान, उसे बच्चों ने रोका और उन्हें डीआरजी के जवानों ने जो जानकारी है कि पैसे भी कुछ दिए, और ये ज़्यादा दूरी नहीं थी, मतलब महज मुझे लगता है कि यहाँ से 60 कदम की दूरी रही होगी। और उसके बाद चूंकि ये पिकअप वाहन था, जिसे तूफान वाहन भी कहते हैं, और उसमें अचानक से दूसरी बड़ी गाड़ियों की तरह स्पीड नहीं पकड़ती है, तो वैसे में तब जबकि गाड़ी की गति धीमी थी, उसका फायदा कहीं ना कहीं नक्सलियों ने उठाया। और ये भी अपने आप में एक जांच का पहलू हो सकता है कि क्या एक सुनियोजित तरीका था कि बच्चों का सहारा लिया जाए। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, शंपेश, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। शंपेश, आपसे हम आगे की जानकारी लेंगे क्योंकि आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सीएम बघेल भी पहुंचेंगे। तमाम हम तस्वीरें देख रहे थे, सत्यप्रकाश हमें ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे थे, घटनास्थल पर क्या तस्वीरें रही हैं, फिलहाल आपसे भी हम जानकारी लेंगे आगे की। जी देखिए, यहाँ पे इस वक्त मैं जिला अस्पताल में ही मौजूद हूँ, दंतेवाड़ा में, और यहाँ पे रात में जो शवों को, पार्थिव शरीर को लाया गया था, वहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया है और इसके बाद ससम्मान उन शवों को कारली में जहाँ अंतिम सलामी दी जाएगी वहाँ ले जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे यहाँ पहुँचेंगे और कारली में पुलिस लाइन में सलामी दी जाएगी, अंतिम सलामी होगी ये। इस वक्त उनके परिजन भी पहुंच चुके हैं और पूरी दंतेवाड़ा का जो माहौल है वो गमगीन हो चुका है, क्योंकि 10 जवानों का शहीद होना, ऐसे में एक लंबी खामोशी के बाद नक्सलियों द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और उसको लेकर पूरे शहर में शोक की लहर है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचने लगे हुए हैं और कारली में 11 बजे अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। जी चलिए, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। शहीद के गांव से हमारे साथ सहयोगी रंजीत भी जुड़ गए हैं। क्या माहौल दिख रहा है वहां पर रंजीत? आपसे तस्वीरें जानेंगे। बेहद मार्मिक घटना और ऐसे में इस हमले को लेकर हर जगह शोक व्यक्त किया जा रहा है, तस्वीरें आपसे जानेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हम मौजूद है बड़े कामिली गांव। यहाँ के जो प्रधान आरक्षक थे संतोष तामो, वो कल शहीद हो गया था। अरनपुर के पास जो नक्सली घटना हुई थी, आईडी ब्लास्ट किया गया था। पूरा गांव गमगीन माहौल बना हुआ है और साथ ही जो गांव के ग्रामीण है वो ये भी कह रहे हैं कि जो संतोष तामुत हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही बहादुर वह जवान था, हमेशा से नक्सल मोर्चे पर तैनात रहकर हर बड़े ऑपरेशन में वो शामिल रहा करता था। लेकिन कल एक जो आईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें वह शहीद हो गया है। अभी जो माहौल है गाँव का, पूरा गमगीन माहौल बना हुआ है यहाँ पर और जो परिजन है वो जिला मुख्यालय की ओर निकल पड़े, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही कारली जो है वहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जो संतोष तामो का गांव है बड़े कामिली, पूरा गांव गमगीन माहौल है यहाँ पर। साथ ही साथ वो जो गांव वाले हैं उन्हें गर्व भी है कि जो उनके गांव का जो बेटा है वो नक्सलियों से हमेशा लोहा लेते आया है, उनके दांत खट्टे करते आया है और हमेशा नक्सल मोर्चे के पर तैनात होकर बड़ी बहादुरी से वो लड़ा करता था। लेकिन कल एक आईडी ब्लास्ट में अरनपुर के पास में वह शहीद हो गया। जी बिल्कुल गर्व की बात है कि इस धरती ने ऐसे जवान को जन्म दिया जो देश के काम आया, और लेकिन वहीं गमगीन भी है पूरा माहौल। सत्यप्रकाश, एक बार मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि इस हमले को लेकर ये कहा जा रहा है कि डीआरजी के जवानों पर ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि नक्सली हमला हुआ है, जो गश्त के दौरान ये वापसी कर रहे थे और ये हमला हुआ है। हर जगह तो शोक व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, सियासी हलचल भी बढ़ गई है। फिलहाल हमलों को लेकर अगर कहा जाए तो कहा जा रहा है पहले भी ऐसे हमले होते रहे, लेकिन डीआरजी के जवानों पर ऐसा शायद पहली बार हुआ है इस तरीके का हमला। देखिए, मैं जहां मौजूद हूं मौका वारदात पे या घटनास्थल पे कहे हम, यहाँ पे जब से मैं पहुंचा हूँ, मतलब करीब 5:45 बजे के आसपास मैं यहाँ पे पहुंचा, तब से लगातार कोयले बोल रही हैं और बड़ी मीठी आवाज़ उनकी है। लेकिन मुझे लगता है कल जब ये ब्लास्ट हुआ होगा तो शायद कोयल भी चुप हो गई होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को उसी सवेरे का इंतजार है जो सवेरा आज हमने देखा, मतलब शांति का सवेरा, सुकून का सवेरा, और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से मिट गया हो ऐसा सवेरा। और उस दिशा में किस इच्छा शक्ति से के साथ काम करनी चाहिए, किस
तकनीक के साथ काम करनी चाहिए, किस तरह से मिलजुल कर काम करनी चाहिए, सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार इस बात को कहा भी जाता है कि नक्सलियों को पीछे धकेलने की कोशिशें हो रही है, तमाम ऐसी नीतियां बनाई जा रही है जिन नीतियों से भी नक्सलवाद खत्म हो रहा है। नक्सल मोर्चे पे जवान दो दो हाथ कर ही रहे हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री आए थे और जब कोरबा में थे, मैं उसे भी कवर कर रहा था, और उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2024 का वो लक्ष्य है जब केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की घटनाएं, छिटपुट घटनाएं हो रही थी पिछले दिनों में, ये कमोबेश इस ओर अंदेशा दिला रही थी कि कुछ ना कुछ नक्सली जो है वो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और सोची समझी प्लानिंग इसीलिए इस घटना को कही जा रही है नक्सलियों की, क्योंकि नक्सली इस बात को जानते थे कि जवान जो है वो सूचना पे नक्सलियों के मूवमेंट के ही ऑपरेशन के लिए निकले हैं जिला मुख्यालय से डीआरजी के जवान, और वो वापस लौटेंगे। हालांकि जवान वाहन से वापस लौटे, अमूमन ऐसा होता है कि पैदल लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन थकने के बाद ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। जवान जब लौट रहे थे उस दौरान भी जिस तरह से उन्होंने तकनीक का उपयोग किया या जिस तरह की रणनीति अपनाई, मुझे लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी। दूसरी ओर जहां तक राजनीति की बात करें तो चूंकि विधानसभा का चुनाव है इस साल छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, प्रदेश सरकार पे भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस बीच में गृह मंत्री ने सूबे के मुख्यमंत्री से बात भी की है, सहयोग की भी बात कही है, तो राजनीति अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि कैसे इस नक्सलवाद के नासूर को खत्म किया जाए और उस दिशा में सरकारें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और आगे क्या कुछ रणनीति दिखाई देती है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश, रणजीत और चंपेश, आप सभी का ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हमसे